बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ज़ेरे बहस में खुश आमदीद। मैं हूँ ज़ौक अहमद। नाज़रीन, जाफ़र एक्सेस के बाद वज़ीर आज़म साहब की जानिब से एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बनाने का इंदिया दिया गया था और उसके बाद मुख्तलिफ जमातों की जानिब से मुख्तलिफ बयानात सामने आए। अब ये ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस कौन बुलाएगा, कब बुलाएगा, कैसे बुलाएगा, कौन कौन शामिल होगा, ये सवालात उठ रहे हैं। क्योंकि माजी में हमने देखा है कि जब ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई गई तो अपोजिशन की किसी न किसी जमात की जानिब से बाइकआउट भी किया गया और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर अभी हालिया दौर के अंदर ये इल्ज़ाम भी लग रहा है कि जब पाकिस्तान और इंडिया एक दूसरे के आमने सामने थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर के अंदर, तो जब ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस जो बुलाई गई तो तब इमरान खान जो बतौर वज़ीर आज़म उसके अंदर शामिल नहीं हुए थे कि मैं अपोजिशन के साथ नहीं बैठ सकता उस ब्रीफिंग के अंदर। अब क्या सिर्फ एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बनाने से ही मामला हल हो जाएगा अगर तमाम जमातें आ जाती हैं, या किसी कानून साजी की भी ज़रूरत है? आज इस प्रोग्राम में, इस प्लेटफॉर्म पर यह जानने की भी कोशिश करेंगे, क्योंकि जो सबसे सुप्रीम इदारा है और जो सबसे सुप्रीम जगह समझी जाती है किसी भी मुल्क के अंदर, वो पार्लियामेंट है। और उस पार्लियामेंट के अंदर तकरीबन पाकिस्तान की सभी छोटी बड़ी सियासी जमातों की नुमाइंदगी मौजूद है, वो हुकूमत हो या वो अपोजिशन हो। अगर एक ऐसी सुप्रीम जगह जो पार्लियामेंट है, वहां पर ये तमाम जमातें इस कौमी सलामती के इशू पर यकजुबान नहीं हो सकती, तो फिर एपीसी का क्या फायदा होगा? और उसके साथ साथ फिर अमन व अमान की सूरत हाल को बेहतर करने के लिए दो किस्म के नजरिए सामने रखे जाते हैं। दो सूबे जहां पर ज्यादा मसला है अमन व अमान का, या तकरीबन वहां पर ही मसला है, बाकी सूबों के अंदर अमन व अमान का मसला ठीक है, एक बलूचिस्तान और एक खैबर पख्तूनख्वा। बलूचिस्तान के हवाले से अब ये जो हालिया दिनों के अंदर वाकया पेश आया, तो कहा गया कि वहां पर आवाम की नुमाइंदा हुकूमत इल्जाम लगाया कि नहीं है, जिसकी वजह से वहां पर अमन व अमान का मामला हल नहीं हो रहा। तो दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तो अवाम की नुमाइंदा हुकूमत है, तीसरा टेन्योर है उस हुकूमत का लगातार, और ये जो सिक्योरिटी का मामला है ये सूबाई मामला है, तो क्यों वहां पर हल नहीं हुआ? क्या हम मामले की जड़ तक नहीं पहुंच पा रहे या मामले को एड्रेस नहीं कर पा रहे? क्योंकि विफाक और सूबा भी एक पेज पर नजर नहीं आता। बॉर्डर विफाक के पास होता है, सूबे की सिक्योरिटी सूबाई हुकूमत के पास होती है, तो बहुत सी उलझने मौजूद हैं जिनको सुलझाए बगैर ये मुमकिन नहीं हो पाएगा जो अमन का ख्वाब हम देख रहे हैं। तो ये कैसे मुमकिन हो पाएगा, इस पर बात करते हैं। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं नजमुल साहब, साकिब रशीद साहब और पीजे मीर साहब। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नजमुल साकिब साहब, स्टार्टिंग विद यू, ये फरमाइएगा, ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का एक इंदिया दिया गया था, क्या ये हो भी पाएगी और क्या इससे मसाइल हल भी हो जाएंगे? सवाल यह है कि वज़ीर आज़म साहब ने फरमाया कि कौमी यकजहती की इस वक्त बड़ी सख्त ज़रूरत है। ये यकजहती क्या चीज़ होती है और ये कैसे आएगी, कौन लेके आएगा, बहुत सारे सवाल हैं। थोड़ी देर के लिए ज़रा तसव्वुर में लाइए कि एक बड़ा सा हॉल है और उसमें ये एपीसी हो रही है जी, और ये असद कैसर साहब भी बैठे हैं, गौहर नायाब भी हैं और साथ एक दो और पीटीआई के लोग भी हैं, बाकी सारी अपोजिशन की पार्टियां हैं, नून लीग के बड़े बड़े जगादरी जो सियासतदान हैं वो बैठे हैं, पीपल्स पार्टी भी है, एमक्यूएम भी है, बाप भी है, ये सारी पार्टीज बैठी हुई हैं और इंतज़ार हो रहा है कि प्रोडक्शन ऑर्डर आए हैं इमरान खान के, तो वो तशरीफ़ ला रहे हैं, वो भी आएंगे। आप ये तसव्वुर भी ला सकते हैं ये चीज़? अच्छा, तो एक चीज जो तस्वुर में नहीं लाई जा सकती उस पर क्या बात करनी है आपने कि ये एपीसी होगी? अच्छा, ये तो हो गया एक पहलू इसका। दूसरा पहलू ये है कि जब ऑल पार्टीज की बात आती है तो इसका मतलब होता है ऑल पार्टीज, सारी की सारी पार्टीज। सारी की सारी पार्टीज का मतमा नजर इस वक्त क्या है? सारी की सारी पार्टियों का क्या एक ही यानी एजेंडा है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जो है वो काम करना है, या नेशनल एक्शन प्लान जो है वो 2 लेके आना है, या कौमी यकजहती? उधर 9 मई की खखेड़ पड़ी हुई है, उधर खान की रिहाई के मसले पड़े हुए हैं, उधर वो अभी तो आपकी जिस पार्लियामेंट का जिक्र कर रहे थे, पार्लियामेंट तो पूरी ही नहीं है, सेनेट की सीटें नहीं है, रिजर्व सीटों का अभी तक मसला पड़ा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पड़े हैं। तो मुझे ये बताइएगा कि इस सूरत हाल में एपीसी अगर हो भी जाती है, मैं ये क्यों कह रहा हूं कि हो भी जाती है, क्योंकि इन्हीं आंखों ने थोड़ी देर पहले देखा कि 26वीं तरमीम जो है वो ऐसे 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 करके हो जाती है, तो ये एपीसी भी हो जाएगी। क्या इसमें से कोई ऐसी चीज निकलेगी जिसका कौम के साथ या मुल्क के साथ या अवाम के साथ या दहशतगर्दी के खिलाफ कोई चीज निकलेगी? हमारा तज्जिया ये कहता है कि ऐसा मुमकिन नहीं है। एपीसी के लिए तो भी बात हुई है ना। होना क्या चाहिए? होना यह चाहिए कि हमारे सियासतदानों को
मिन हैसुल सियासत उनको एक चीज की डिस्टिंक्शन करनी बड़ी जरूरी है, वो चाहे हुकूमत में है चाहे अपोजिशन में है, कि देखिए सियासत एक और चीज है, रियासत एक और चीज है। हुकूमत एक अलहदा से खखेड़ है, लेकिन उसमें जब पाकिस्तान का नाम आता है तो सबको एक होना चाहिए। यह एक बड़ी अजीबोगरीब सी बात है कि इतनी बेसिक सी बात जो एफए का फिर ये जो एक आपने पहले कहा कि एक खदशा आपने जाहिर किया कि जब इमरान खान नहीं आ सकता और एक ऐसा पॉइंट मौजूद है जो मेल्ट ही नहीं हो रहा ऑपोजिशन और हुकूमत के दरमियान, और ये मामला भी आगे लेकर चलना है, उनको ऑन बोर्ड भी लेना है ऑपोजिशन को, तो फिर ये कैसे हो पाएगा? देखिए प्रेशर इस वक्त पीटीआई पे होगा। वो कहते हैं ना, मैं तो कंबल को छोड़ता हूं, कंबल मुझे नहीं छोड़ता। पीटीआई अपने उसूली मौकफ पे कायम है। वो फरवरी के इलेक्शंस और इलेक्शन के बाद की धांधली और फॉर्म 47 फलाना तमाम केसेस जाली हैं, तमाम सियासी हैं वगैरह वगैरह, और खान को रिहा किया जाए, असीरान को रिहा किया जाए और हमें प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए, वो अभी तक कायम है। लेकिन इस मौके पे अगर नेशनल इलेक्शन 2 की बात हो रही है या ये बात हो रही है कि एपीसी बुलाई जाए, तो प्रेशर पीटीआई पे होगा कि उधर जाना भी लग रहा है कि जरूरी है, और जाके करेंगे क्या। और अभी ये जो मुज़ाकरात खेले थे हमने, इसका क्या नतीजा निकला था? तो ओवरऑल अगर आप सिचुएशन ज़ौक मुझसे पूछते हैं तो हमारा तज्जिया ये कहता है, पहले तो ये बता दूं कि शायर का तज्जिया क्या कहता है जी। शायर कहता है कि दिलों की रंजिशें बढ़ती रहेंगी, दिलों की रंजिशें बढ़ती रहेंगी अगर कुछ मशवरे बाहम ना होंगे। आपने कुछ मशवरे करने हैं, को थोड़ी हकीकत पसंदी का सबूत देना है कि अब ये बातें छोड़ देनी चाहिए ना, अब हकीकत को हकीकत तस्लीम करें। इस एपीसी को होना चाहिए और इसके मुस्बत नतीजे निकलने चाहिए, क्योंकि रियासत सबसे पहले है। ये हुकूमत वगैरह तो आती जाती रहती है। ठीक है साकिब बशीर साहब, अब क्योंकि एक इंडिया एपीसी का आ गया, एक ऑपोजिशन की जानिब से भी कहा जा रहा था कि कोई मेल मुलाकातों का सिलसिला होगा, कुछ हम ईद के बाद कोई एहतजाजी तहरीक चलाएंगे। अब एक तो बताइएगा उसका क्या स्टेटस है, और फिर एक तरफ एपीसी अगर बुलाई जाती है और एक तरफ एहतजाज की कॉल दी जाती है, तो क्या ज़्यादा मौसर होगा, कौन सी चीज़ ज़्यादा कामयाब हो जाएगी? मेरा ख्याल है दोनों अलग अलग ये चीज़ें हैं। जिस तरह हमने पीटीआई की जानिब से इस जो दहशतगर्द हमला हुआ इसके हवाले से जो उनके ऑफिशियल्स हैं, मतलब जो सेक्रेटरी जनरल हैं सलमान अकरम राजा, उनकी प्रेस टॉक देखी, फिर बैरिस्टर गोहर की आज की प्रेस टॉक देखी, तो उसमें वो दहशतगर्दी की मजम्मत भी कर रहे हैं और जो इदारे हैं, जो सिक्योरिटी के इदारे हैं, उनके साथ भी खड़े हैं। अब उनके जो एतराज़ात हैं वो एक अलग चीज़ है, लेकिन यह है कि एक जो यकजहती जिसको आप कहते हैं, ख़ास तौर पर जो सलमान अकरम राजा है, उन्होंने उन जो सोशल मीडिया अकाउंट्स से गैर जो है वो लाताल्लुकी का इज़हार किया जिनमें इदारों पर या सिक्योरिटी के इदारों पर बेजा किस्म के इल्ज़ामात जो है वो लगाए गए। तो उन्होंने कहा कि पीटीआई का मौक़िफ़ वो है जो ऑफिशियल पीटीआई के हैंडल से या ऑफिशियल जो दे रहे हैं वो पीटीआई का जो है वो मौक़िफ़ है। अब जो आपने बात की कि दो चीज़ें चल रही हैं पैरेलल, एक एपीसी और एक जो अपोजिशन का इत्तेहाद है। अपोजिशन का इत्तेहाद इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो जूं का तू ही है। वो मौलाना और पीटीआई के दरमियान कुछ चीज़ें तय होनी है, मौलाना के कुछ मुतालबात हैं, वो मुतालबात अभी जूं के तू हैं, और उसके पीछे वजूहात में एक वजह यह है कि इमरान खान साहब से मुस्तकिल मुलाकात नहीं हो पा रही पीटीआई वालों की। वो मंगल के दिन एक हफ्ते में मुलाकात होती है आधे घंटे की, तो उसमें इतने कोई इश्यूज होते हैं मेरे ख्याल में, तो वो सारे डिस्कस भी उस तरह जो है वो नहीं हो सकते। तो एक वजह यह भी है, और जो वो मामला आगे नहीं बढ़ पा रहा। इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो मुझे ईद के बाद कोई अपोजिशन की जानिब से कोई बड़ा जो है वो एहतजाज, कोई जलसा, कोई चीज़ जो है वो नज़र नहीं आ रही। दूसरी जो एपीसी की आपने बात की, एपीसी के हवाले से कुछ चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है, हम पिछले काफ़ी वक्त से देख रहे हैं, और अब तो मेरे ख्याल में हतमी जो मामला हुआ है इसको तो बिल्कुल भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। और जो ख़ास तौर पर शनाख्ती कार्ड लेकर लोगों को उतार कर मासूम लोगों को जो टारगेट किया जाता है, इसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो जब नज़रअंदाज नहीं कर सकते तो दो तीन ऑप्शंस हैं।
जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जानी है, तो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में तमाम पॉलिटिकल जमातों का होना इसलिए जरूरी है कि एक सूबे के हवाले से आपने एक फैसला करना है कि आप उसके हवाले से आप जो है वो क्या बातचीत का आप करेंगे, आप क्या उन लोगों को इंगेज करेंगे जो मिलिटेंट नहीं है, मतलब रियासत के खिलाफ उन्होंने जंग नहीं शुरू की हुई, कुछ ऐसे लोग भी वहां पे मौजूद हैं। और दूसरी बात यह है कि आपने क्या ऑपरेशन करना है। तो ये दो चीजें हैं मेरी नजर में इंपॉर्टेंट। इनमें से जो भी फैसला हो उसके फिर असरात आते हैं। माजी में आप देखें ना कि जो टीटीपी को यहां पे दोबारा सेटलमेंट उनकी थी, इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो इस वक्त भी वो बहस मुबासा चल रहा है कि किसने इजाजत दी। पीजे मीर साहब ये फरमाइएगा, अल्टीमेटली आपने जो फैसला आपका तब ही होगा जब आप मुत्तहिद होंगे और यकजहती के साथ कोई फैसला जो है एपीसी में किया जाएगा। अच्छा पीजे मीर साहब ये फरमाइएगा, अब हमारी ख्वाहिश तो है कि ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हो ताकि तमाम पार्टीज यहां पर बैठें, लेकिन आपको क्या लगता है कि वो कौन से अहम फैसले होने चाहिए या अहम कानून साजी जिसकी तरफ आप चाहते हैं कि ये हो जाए तो इससे ये अमन व अमान का मसला हल हो सकता है? क्योंकि गुज़िश्ता 2 दिनों से सोशल मीडिया पर कुछ लोगों की जान से बड़ी खौफ की फिजा फैलाई गई है कि पता नहीं आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है। हम उसको कंडेम भी करते हैं कि जो खौफ की फिजा कुछ लोगों की तरफ जाने से फैलाई गई है, लेकिन अमन व अमान को कायम करने के लिए आपको क्या लगता है क्या कानून साजी होनी चाहिए? मैं आपको एक चीज बताऊं कि एपीसी की कोई जरूरत नहीं है। ये जो गवर्नमेंट है, ये अपने आप को अगर गवर्नमेंट कहती है तो अपनी रेट दिखाए। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दहशतगर्दी ऑपोजिशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बल्कि ऑपोजिशन को गवर्नमेंट के साथ मिलके जो टेररिज्म है, जो एंटी आप कह लो कि इंसर्जेंसी है या एंटी स्टेट एक्टिविटीज है, उसके साथ एक पेज पे हो जाए। लेकिन ये नहीं होते। मुझे नहीं नजर आया कहीं किसी ने कंडेम किया हो कि ये जो दहशतगर्दी है इसके खिलाफ हम ये करते हैं। कोई नहीं। वहां उनका एक ही नारा है, इमरान खान को रिलीज करो। भाई करो, जरूर करो, तुम उसके सपोर्टर हो। बट व्हाट अबाउट द नेशनल इंटरेस्ट्स? इसके मुतालिक भी तो कोई बात करो ना भाई। इफ यूर इन द ऑपोजिशन, आप गवर्नमेंट इन वेटिंग है, तो कुछ लोगों को बताएं, हुकूमत को बताएं, अवाम को बताएं कि अगर आप आते हैं आप करेंगे क्या। आप तो सिर्फ एक चीज बता रहे हैं, इमरान को रिलीज करो। और भाई करो, ये तुम्हारा मसला है, कोर्ट्स का मसला है, अवाम का मसला नहीं है। ये अवाम बिल्कुल डिसअपॉइंटेड है कि हाँ भाई उनका एक पॉपुलर लीडर अंदर है, फाइन, बट ये कोर्ट्स डिसाइड करेंगे कि गवर्नमेंट्स नहीं करेंगी। दैट इज आई कि या तो आपका बनाना गवर्नमेंट है, या ये इस तरह की फ्लाई बाय नाइट गवर्नमेंट है, या आपका एक सिस्टम है। तो सिस्टम है तो कोर्ट्स विल हैव टू बी फॉलोड। एक दूसरी चीज, अभी एक ये आया स्टेटमेंट, जब ये बात कर रहे थे मेरे भाई ये ख्वाजा आसिफ की, कि जनरल फैज, जनरल फैज और जनरल बाजवा और इमरान खान, इनकी बिल्कुल मीटिंग हुई थी, लेकिन इन्होंने डिसाइड ये किया था, ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, डिसाइड ये हुआ था कि जो दहशतगर्द हैं उनको तो आप जगह नहीं देंगे, लेकिन जो वैसे ही फंसे हुए हैं उनको रिहैबिलिटेट करेंगे। लेकिन इन द मीन टाइम इनकी गवर्नमेंट ही उड़ गई। सो बेसिकली इट नेवर मटेरियलाइज्ड। ये जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, इट्स मैं नाम नहीं ले सकता हूं मैं, लेकिन वन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स टोल्ड मी कि ये कंकॉक्टेड स्टोरी है, एंड जब टाइम आएगा वो भी बात कर लेंगे, बट इट नेवर हैपेंड। अच्छा पीजे साहब एक चीज बताइएगा यहाँ पे कि आपने कहा कि पीटीआई का एक ही मसला है कि वो कहते हैं इमरान खान को बाहर निकाले। हुकूमत इस दहशतगर्दी के मसले पर भी हर चीज का ब्लेम इमरान खान पर दे रही है। आप इमरान खान को गए हुए भी और इस पॉलिसी को गए हुए भी जो आपने तारीख बताई 2021, बड़ा लंबा अरसा गुजर गया, तो अब तक तो हुकूमत को हर चीज ऑन करनी चाहिए। देखें, ये जो भी हुकूमत होती है, पिछली हुकूमत किसकी थी? पीटीआई की। सारा मलबा उन्होंने इन पे डाला था, पीटीआई पीएमएलएन पे या पीपल्स पार्टी पे। आज ये है, ये सारा मलबा उस पे डालते हैं। ये एक स्टैंडर्ड एसओपी है। और भाई तुम हमें बताओ तुमने क्या करना है। द क्वेश्चन इज, ये ब्लेम गेम चलती रहती है। आई वुडंट टेक एनी नोटिस। ये वही है ना, हम पेट फाड़ देंगे, ये कर देंगे, आज आप साथ बैठे हुए हैं। तो ये पॉलिटिकल गिमिक्री होती है। आई वुडंट टेक एनीथिंग सीरियस ऑन दैट। द क्वेश्चन इज कि आपको, मुझे और अवाम को सिर्फ ये चाहिए कि व्हाट आर यू गोइंग टू डू फॉर अस, सिंपल एज दैट। ये डे टू डे जो आए, जो भूखे मर रहे हैं, जिनके बच्चों को आपने तनख्वाहें, इतनी महंगी तालीमें दी हैं, इनके बच्चे जा रहे हैं, फीसें देखी हैं,
Has anybody talked about the fees? कि इतनी 50-50, 60-60 हज़ार रुपया मुझे बताओ, ये कर रहे हैं? आपके स्कूल्स को देखो, आम बच्चा जा सकता है स्कूल के अंदर? Is anybody talking about it? साफ पानी आपको मिल रहा है, एनवायरनमेंट का आप ख्याल कर रहे हैं? ये चीजें हैं जो कि अवाम को अफेक्ट करती हैं। अभी अच्छी चीज है इस्लामाबाद में, मुझे बड़ा अच्छा लगा है कि 26-27 ये जो मैजिस्ट्रेट्स आए, इन्होंने छापे मारे और कंट्रोल किए। ये जो माइक्रो मैनेजमेंट है, हमारी माइक्रो मैनेजमेंट नहीं है। वी हैव गॉट टू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट कि एक आदमी जो है, इट डजंट मैटर गंदी शलवार कमीज या साफ शलवार कमीज, दे आर बीइंग लुक्ड आफ्टर। तो उसमें हम बात नहीं है। आप जो भी पॉलिटिकल कॉन्वर्सेशन टॉक ले लें, पॉलिटिकल सर्वाइवल की बात हो रही है ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज, एंड देयर इज नो सर्वाइवल ऑफ द मैन ऑन द स्ट्रीट। दिस इज योर नेशनल एजेंडा, नेशनल कैरेक्टर। अब नेशनल एजेंडे में ये भी तो बात हो रही है ना कि अब क्या उनसे बात करनी चाहिए, या जिन लोगों ने बंदूक उठाई हुई है उनसे अब बात करने की कोई गुंजाइश नहीं है? जिस तरह कहा गया कि अब गेम के रूल चेंज हो गए हैं। आप जो बंदूक उठाता है अगेंस्ट द स्टेट, आप उससे बात करेंगे? बिल्कुल नहीं करनी चाहिए उनसे बात। जो निहत्ते शहरियों को गोली मार के मार देता है, बच्चों को मार देता है, बच्चों को किडनैप करके 3-3 लाख रुपए उनके वालिदैन को देता है और उनको फिर फ्यूचर दहशतगर्द बनाता है, डू यू वांट टू टॉक टू देम? व्हाट डू यू वांट टू टॉक टू देम अबाउट? प्लीज टेल मी, हाउ कैन यू टॉक टू दोस पीपल जो के ब्लेटेंट किलिंग करते हैं, मर्डर्स करते हैं, and you want to sit and talk to them? How can you do it? ऐसे लोगों को you eliminate from the society, period. और फिर आप जब कोई करता है, फिर जो जी मिट्टी पाओ, लिहाज करो, ये करो, वो लिहाज नहीं करते। आप किस बेसिस पे लिहाज करेंगे? वो तो आपकी एक्सटर्मिनेशन चाहते हैं और आप कहते हैं उनको रीअफर्मेशन देते हैं कि हाँ हम आपसे बात करेंगे। स्वात का देखा था आपने, सीजफायर हुई थी, ये तो जनरल हारून असलम who was the commanding officer, अगर इन्होंने एक्शन ना लिया होता वो तो दोबारा आ गए थे आपके पास। थिंग इज वी हैव टू बी स्ट्रांग, वी हैव टू डिफेंड आवर स्टेट, और स्टेट डिफेंस के अंदर ऑल पॉलिटिकल पार्टीज हैव टू बी ऑन द सेम पेज। अच्छा नजमुल साकी साहब, एक चीज जो अभी पीजेबी साहब कह रहे हैं, इसमें एक बुनियादी एपीसी के अंदर जो नुक्ता अब हमें समझ आता है वो ये है कि जो हथियार उठाता है स्टेट के खिलाफ, उससे कोई बातचीत नहीं करनी चाहिए और ये तमाम पार्टीज इस पर मुत्तफिक हों। एक फॉरेन पॉलिसी के हवाले से भी आपको लगता है कि एपीसी के अंदर डिस्कशन अब होनी चाहिए तमाम पार्टीज को बिठाकर? कि पहले हमने देखा था कि खैबर पख्तूनख्वा में सूबाई वफ्द जा रहा था, अभी तक वो तय नहीं हुआ कि कब जाएगा, उसको वफाक की रजामंदी हासिल है। कि हम बार बार कहते हैं कि अफगानिस्तान से हो रहा है, राब्ते वहां से हैं, तो अब कोई पॉलिसी के अंदर ऐसा शिफ्ट आना चाहिए जिसका हमें कोई फायदा भी नजर आए। अभी तक इस हुकूमत की तरफ से जहां तक फॉरेन पॉलिसी का ताल्लुक है, किसी किस्म की कोई ऐसी बात सामने नहीं आई जिससे ये पता लगे कि फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान की होनी भी चाहिए कि नहीं, क्या कोई है भी कि नहीं। 2022 में एक डॉक्यूमेंट आया था, ये फर्स्ट एवर नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी हमारी आई थी, और उस डॉक्यूमेंट में एक बाकायदा पूरा चैप्टर था फॉरेन पॉलिसी के ऊपर कि फॉरेन पॉलिसी हमारी ऐसी होगी, इन ममालिक से हमारे ताल्लुकात ऐसे होंगे वगैरह वगैरह। उसमें यह लिखा हुआ था कि इसको हर दूसरे साल या हर साल इसको रिवाइज किया जाएगा। तो जहां तक ये कहना कि फॉरेन पॉलिसी एपीसी में क्या बात कर रहे हैं आप, फॉरेन पॉलिसी का तो यकीन कीजिए, फॉरेन ऑफिस चले जाइए आपको लगेगा तमाम अफसरान 17 ग्रेड से लेके 22 ग्रेड तक वो सिर्फ 2 काम कर रहे हैं, मेरी प्रमोशन हुई है कि नहीं, मेरी पोस्टिंग कहां पे हो रही है। वो लोग जिन्होंने आपकी फॉरेन पॉलिसी चलानी है, जिन्होंने इंप्लीमेंट करनी है, फिर आप चले जाइए एम्बेसीज में, उनको पैसे नहीं पहुंच रहे ठीक तरह से, उनकी तनख्वाहों के मसले पड़े हुए हैं, और आप कह रहे जी फॉरेन पॉलिसी। इस वक्त की गवर्नमेंट जो है उसके सामने सिर्फ ये है, फॉरेन पॉलिसी का मतलब वो समझते हैं अफगानिस्तान के साथ क्या होना चाहिए, तालिबान के साथ क्या ताल्लुकात होने चाहिए, टीटीपी ये जो अल खवारिज है इनके साथ क्या करना है, इंडिया के साथ क्या करना है, और अमेरिका के साथ ताल्लुकात कैसे ठीक करने हैं, और उसमें ये जो ये लगी है सैंक्शन लगी हैं आपकी यानी एंटी मिसाइल प्रोग्राम पे, इसको इसमें से कैसे निकलना है, एंड दैट्स इट। और चाइना का तो आपको पता ही है कि वो तो हमारे, वो तो जी रोज़े क़यामत तक हमारे साथ हैं। फॉरेन पॉलिसी ये नहीं होती, और उसके लिए बड़ा जरूरी है ज़ौक कि इस एपीसी को तो छोड़े, ये तो ऐसे नॉन इशू है। असल चीज ये है कि आपकी मुल्क की अंदर की पॉलिसीज, अंदरूनी पॉलिसीज, डोमेस्टिक, और आपकी फॉरेन पॉलिसी,
दो अलग-अलग लेकिन इंटरकनेक्टेड चीजें हैं। इसके लिए कम से कम पार्लियामेंट पूरी कीजिए, कोई हुकूमत का ऐसा हो कि उसकी जड़ें अवाम में जाएं, तब जाके कहीं पे आप बात करेंगे, वरना इस वक्त तो फॉरेन पॉलिसी का सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा साकिब बशीर साहब, ये बताइएगा बुनियादी तौर पर अगर एपीसी की बात करें तो क्या कुछ चांसेस हैं कि तमाम जमातों को बुलाया जाएगा, या एनडीए के तौर पर ही था, क्योंकि हमने उसके बाद कोई हुकूमत की तरफ से दोबारा बयान सुना नहीं इस पर? नहीं, एक तो तमाम जमातों को बुलाने के हवाले से तो तय है कि सबको बुलाया जाएगा और सब आ भी जाएंगी। मसला वही पीटीआई का ही है। तो फिर क्या हुकूमत ने यह सोचा कि कोई ऐसी जमात एपीसी बुला ले, पीपल्स पार्टी बुला ले, जहां पर सारे लोग आ जाएं? अगर नून लीग बुलाती है या हुकूमत बुलाती है, या मौलाना साहब बुला लें जहां पर सारी जमातें आ जाएं, कोई ऐसा भी कोई चीज ज़ेरे गौर है? नहीं, ये भी हो सकता है, मुमकिन तौर पर हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली इसको जो इनिशिएटिव ये लेना है, गवर्नमेंट ने लेना है, इस पे पॉलिसी की डायरेक्शन भी हो सकती है, उसमें सामने आएगी कि सबका इस पे व्यू क्या है। और ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस मेरे ख्याल में होना बहुत जरूरी है। सियासी क़यादत जो है वो फैसले हमेशा से मरबूत और मजबूत फैसले वही होंगे जो सियासी क़यादत मुतहद होकर जो वो करेगी। और इस एपीसी में वो पीपल्स पार्टी बुलाए, मौलाना बुलाए या कोई गवर्नमेंट बुलाए, उसमें ये चीजें आ सकती हैं और डिस्कशन होनी चाहिए। 2014 में डिस्कशन हुई थी, 2014 में वो 126 दिन का धरना खत्म किया इमरान खान ने, जाके बैठ गए नवाज शरीफ साहब के साथ, उस वक्त के वज़ीर आज़म के साथ बैठे, नेशनल एक्शन प्लान बना, नेशनल एक्शन प्लान पे शुरू में बहुत जबरदस्त तरीके से अमल भी हुआ। अब भी मेरे ख्याल में उस किस्म की अगर फिजा बन जाए तो मुल्क के लिए बड़ा अच्छा होगा। बिल्कुल। और उसके बाद हमने देखा यकीनी तौर पर दहशतगर्दी के वाकयात में कमी भी हुई और पाकिस्तान 2014 के बाद से जो है वो बेहतर होना शुरू हुआ अमन अमान के हवाले से। एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आते हैं एक और अहम मामले के हवाले से बात करते हैं। स्टे विद अस। नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। IMF का वफ़द 2 हफ्ते पाकिस्तान में रुका और पाकिस्तान में जो पहली किस्त दी गई थी और फिर उसका फर्स्ट रिव्यू और सेकंड इंस्टॉलमेंट के हवाले से उनके साथ बातचीत हुई, मुख्तलिफ मीटिंग्स हुई, रिव्यूज़ हुए, प्लान्स पेश किए गए हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के अंदर जो ये ज़ख़म है हमारे यहाँ इकनॉमिकली या मईशत को ठीक करने के लिए, इस ज़ख़म पर पट्टी तो रखी जा रही है लेकिन दवा नहीं लगाई जा रही। तो वो पट्टी के नीचे जख्म मजीद खराब होता जा रहा है, क्योंकि हमें एक तरफ जो हुकूमती बयानात सुनते हैं तो दावे और वादे और किस्म के नजर आते हैं, जब हम ऑन ग्राउंड रियलिटीज देखते हैं तो हमें और किस्म की चीजें नजर आती हैं। अब जैसे आप फर्ज कर लें कि पाकिस्तान की इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने नेट मीटरिंग सारिफीन से मुतलिक एक पॉलिसी की मंजूरी दी है और बिजली का एक यूनिट 27 रुपए के बजाय अब 10 रुपए में खरीदा जाएगा। यानी वो लोग जो पहले सोलर प्लेट्स लगाया करते थे, वो नेट मीटरिंग के जरिए हुकूमत को वापस बिजली दिया करते थे और उनको 27 रुपए का यूनिट मिलता था, अब वो 10 रुपए का दिया जाएगा और 65 रुपए का आप वापस लेंगे। तो एक ग्रीन पाकिस्तान का इनिशिएटिव पाकिस्तान ने लिया था, पाकिस्तान की हुकूमत ने, और उसमें ये एक अहम चीज़ थी कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा सोलर पैनल्स लगाएं ताकि माहौलियात में बेहतरी आए। तो अगर इस किस्म के इकदाम होंगे, एक तो वहां से नुकसान होगा, दूसरा फिर यह भी कहा जाता है कि कैपेसिटी पेमेंट पूरी नहीं होगी अगर ज्यादा से ज्यादा लोग सोलर पैनल की तरफ जाते हैं या हम सस्ता यूनिट नहीं खरीदते, अगर हम महंगा यूनिट सार्फिन से खरीदते हैं। तो फिर किसने कहा था ये कैपेसिटी पेमेंट वाला आप मामला उस वक्त रखें और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करें और ऐसी सर्विसेज दें। अब इसके अंदर एक और चीज ये भी है कि हम ये कहते हैं कि अपनी इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए हमने एक्सपोर्ट्स करनी है, तो एक्सपोर्ट करने के लिए तो आपके जो साथ की कंट्रीज हैं वहां पर बिजली आपसे सस्ती है, तो अगर आप अपने यहाँ ऐसी बिजली या ऐसी सहूलियात नहीं देंगे तो आप कैसे कंपीट कर पाएंगे। हम इन पॉलिसीज को रिव्यू नहीं करते, हम जब भी सुनते हैं ये कहते हैं कि टैक्स बढ़ा दो, सिर्फ हमारा एक ही चीज पर जोर है कि टैक्स बढ़ा दो, और वो बढ़ना भी चाहिए, लेकिन वो बढ़ना इक्वली चाहिए। मेरे आप जैसे वो लोग जो तनख्वाहदार हैं या जो जॉब करते हैं उन पर तो टैक्स हम देखते हैं कि वो ऑटोमेटिकली आता है, फॉल करता है, लेकिन हमने ये नहीं सुना कि अगर दुकानदारों के हवाले से कोई पॉलिसी बनाई गई तो वहां पर कोई बहुत बड़ी कामयाबी मिली हो। इसी तरह वो 1-2% एलीट जो पाकिस्तान के मुल्क के फैसले करती है उनके हवाले से भी अभी कोई पॉलिसी नजर नहीं आती। अब दोस्त मुल्कों से भी हमने पैसा लिया हुआ है, अब वो भी बार बार डिमांड करते हैं कि अब कैसे वापस करना है, कब वापस करना है। हम रोल ओवर की बात कर लेते हैं, हमें रोल ओवर मिल जाता है, तो अब देखते हैं ये कि क्या हमें ये अगली किस्त मिल जाएगी और हमारी पॉलिसीज क्या हैं, और यही पॉलिसी है जो पाकिस्तान को इस मुश्किल भंवर से निकाल देगी, जो हुकूमत के दावे हैं, या हम मजीद उलझते जाएंगे इनसे। पीजे मीर साहब, ये एक तो IMF
ज़रूरी है हमारे लिए, हमारी मईशत के लिए, और ये किस्त भी ज़रूरी है। 2 हफ्ते वो पाकिस्तान में रह भी गए हैं अभी आके, और उन्होंने रिव्यू भी कर लिया, और उम्मीद भी यही जाहिर की जा रही है कि हमें किस्त मिल जाएगी। तो आपको लगता है कि जो पॉलिसीज पैरेलल चल रही हैं वो ठीक चल रही हैं? ये हमारा आखिरी IMF प्रोग्राम होगा जो मेरे वजीर आजम कहते हैं? आखिरी होगा, मुझे कोई जवाब दे दे, आई वांट टू हियर इट। शौकत अजीज ने किस तरह पाकिस्तान को IMF प्रोग्राम से बाहर निकाला? प्लीज टेल मी दैट। देखो, आप अगर फोकस्ड हो जाओगे, यू कैन डू इट, हम कर सकते हैं। लेकिन आप जब IMF का जो पैसा आता है, इंस्टेड ऑफ स्टेबलाइजेशन, पैसा आपको स्टेबल के लिए देते हैं, टू मेक द कंट्री स्टेबल, हम उसको डेवलपमेंट पे लगा देते हैं, और डेवलपमेंट वहां जहां की वोटर अपीजमेंट होती है। दिस इज नॉट हाउ यू स्पेंड पब्लिक मनी। और ये फिर टैक्स क्यों लगाते हैं? इसलिए क्योंकि आप ओवर स्पेंडिंग कर जाते हैं। तो ओवर स्पेंडिंग करेंगे और आपने फिर ADB ले लें, वर्ल्ड बैंक ले लें, ये IMF ले लें, इनको पैसे तो वापस करने हैं ना, तो कौन करेगा? आप और मैं करेंगे। सो द क्वेश्चन इज, यू गॉट टू हैव अ फर्म पॉलिसी। तो फर्म पॉलिसी जब तक आप एमिनेट नहीं करेंगे, हम इसी, वो कहते हैं ना, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड सर्कल में रहेंगे। अभी आपको $2 बिलियन मिला, मुझे बता दें कि हैज द गवर्नमेंट अनाउंस्ड कि व्हाट विल दे डू विद द $2 बिलियन? ये कहां इस्तेमाल करेंगे? एंड व्हाट विल बी द रिटर्न ऑफ द $2 बिलियन विदाउट टैक्सिंग द पीपल ऑफ पाकिस्तान? ये क्वेश्चन आएगा, और आना चाहिए, क्योंकि देखो ना, जितना लोन कोई लेगा वो आपके और मेरे पर और आवाम के ऊपर एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट। हमें तो पीछे सब यही समझ आता है, जो पैसा हम उधार पे लेते हैं वो हम उधार वापस करने पे लगा देते हैं, मुल्क की बेहतरी के लिए तो कुछ नहीं लगता। आज तक तो यही हो रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा, आप उधार पे लगा देते हैं, और उधार पे जब आप लगा देते हैं तो पैसा कहीं से तो आता है ना, वो आपके और मेरे टैक्सेशन से आता है। फिर टैक्स बढ़ते हैं, लोगों की चीखें निकलती हैं, और फिर आपका क्या होता है, इवेंचुअली आपकी जो SMEs हैं ये बिल्कुल शट डाउन हो जाती हैं। किसी ने सोचा है भाई, माना कि चाइना हमारा बड़ा अच्छा दोस्त है, आपने कॉटेज इंडस्ट्री की ऐसी की तैसी कर दी है, छोटी छोटी पेंसिलें, आप शूज और ये वो आप चाइना से इंपोर्ट करते हैं। क्या आपको कुछ तकलीफ होती है चाइना को कहते हुए कि आप अपने यूनिट्स पाकिस्तान में लगाएं? क्यों नहीं भाई, गवादर में लगाओ। हम जो बलूचिस्तान की बड़ी बातें करते हैं, इंडस्ट्री जो चाइना की है, आप इधर गवादर में बलूचिस्तान में लगाओ, क्यों नहीं लगाते हो? हर चीज हो सकती है, प्रोवाइजो we think in a bigger picture। हम बिगर पिक्चर पे नहीं है। मैं आज आपको क्लियरली बताता हूं कि जो भी पॉलिसी आती है, जो भी गवर्नमेंट आती है, वो इलेक्टोरेट अपीजमेंट पे आती है। आज आपकी कितनी ट्रैफिक वायलेशंस होती हैं मुझे बता दें। किसी ने पकड़ा किसी को 500 रुपया, 250 रुपया, और भाई जब तक तुम बढ़ाओगे नहीं, ये लोग इसी तरह करेंगे। So we are on the verge of a disaster। इसको we've got to get together। ये नहीं है कि हमने गिव अप करना है, we've got to move forward, और ये कंसेंसस के साथ होगा, वो अकेला नहीं को कर सकता। बिल्कुल ऐसे ही है, हम यहाँ पे स्टक तो नहीं हो सकते, हमें यकीनी तौर पर आगे जाना है, लेकिन आगे बेहतरी की तरफ कैसे जाना है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। जो साहब, कैपेसिटी नहीं है जो हमसे कहा जाता है, क्योंकि लाज़मी बात है अब ये तमाम चीज़ें तो IMF डिसाइड कर रहा है, हमारी इकॉनमी और हमारी पॉलिसीज़ को, क्योंकि हम इतनी बार उनकी तरफ जा चुके हैं या इस पोजीशन पे उनकी तरफ गए हैं। तो क्या हमारे यहाँ शख्सियात का मसला है, पॉलिसी का मसला है, ये कैपेसिटी नहीं है जो लोग मौजूद हैं उनमें? हमारे यहाँ ये सारे मसाइल बदरजा या तम मौजूद हैं। ठीक है, मसाइल का होना इसका ये मतलब नहीं होता कि खुदा न खास्ता कोई हमारा पहला और आखिरी मुल्क है जिसमें किस तरह के मसाइल हैं। असल चीज़ ये है कि उनको आपने एड्रेस करना होता है, उसके जवाब ढूंढने होते हैं। अब ये कह देना कि जी यकजहती होनी चाहिए, IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा, तरक्की शुरू हो गई है, फलाना कर देंगे, ये सियासी स्टेटमेंट्स हैं। एक्चुअली क्या हो रहा है, तो यहाँ पे आपको एक खुशी की खबर सुनाते हैं और एक बड़े ही अंदोहनाक किस्म की जो खबर है ना वो भी सुनाते हैं। पहले तो खुशी की खबर बिल्कुल है। देखिए, ये जो नेथन पोर्टर साहब आए थे ना अपनी टीम के साथ, 2-2.5 हफ्ते रह के गए हैं, इन्होंने किसी किस्म की कोई एडिशनल जो है वो कंडीशन नहीं लगाई। खुशी की पहली बात की पहली कड़ी, $7 बिलियन का जो हुआ था उसमें $1.1 बिलियन एग्जीक्यूटिव बोर्ड IMF का जो है वो कह रहे हैं कि जी ये इसका इजलास होगा तो अगले महीने के पहले हफ्ते तक ये आपको पैसे मिल जाएंगे, यानी ईदी मिल जाएगी, पैसे मिल जाएंगे। ये तो होगी खुशी की बात। जी बिल्कुल मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, क्योंकि वो बड़े खुश गए हैं यहां से। अब वो अंदर बैठ के क्या बातें होती हैं वो
मैं जब IMF की यानी वो जो आपकी बड़ी यानी अपर एशेलॉन है वो मैनेजमेंट में उनको सुनता हूं यूट्यूब पे या किसी और जगह पे, तो वो कह रहे होते हैं जी सब्सिडीज जो है ना ये पाकिस्तान ने जब तक खत्म ना की तब तक जो है ना वो हम ये नहीं करेंगे, जब तक टैक्स नेट बढ़ाया नहीं जाएगा, GDP रेशो फलाना ये नहीं होगा, हम नहीं करेंगे। अपने अखराजात अगर हुकूमत कम नहीं करेगी अगला ट्रांस जो है वो हम ये कर देंगे वो कर देंगे। फिर ये है कि ये जो SOEs हैं जो आपकी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं ये खसारे में जा रही हैं, निजकारी जब तक नहीं होगी ये। मैं जब इधर देखता हूं तो देखिए न सब्सिडीज कम हुई हैं, न टैक्स नेट पड़ा है, ना आपकी बरामदात बढ़ रही हैं, आपकी SOEs मुस्तकिल खसारे में जा रही हैं। ये सारी की सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन नेथन पोर्टर साहब कह रहे हैं जी गाली कोई नहीं, मसला ही कोई नहीं, आप बिल्कुल ठीक जा रहे हैं, ये $1.1 बिलियन आपको मिल जाएगा। इस वक्त देखना यह है कि सारे के सारे सवालात वहीं पे हैं, ये आपको ट्रांश पूरी हो जाएगी, 7 बिलियन आपको वक्फों से पूरे कर देंगे वो, उसके बाद क्या करेंगे? सारे सवालात वहीं हैं और उसमें जो बुनियादी सवाल है वो वहां पे ये है कि हम ये सिर्फ बातें ही कब तक करते रहेंगे। और जहां तक सियासी गैर यकीनी और बेयकीनी की सूरत हाल है, जहां तक 8 फरवरी के इलेक्शन से लेके अब तक इस हुकूमत का या अपोजिशन की सूरत हाल है, अगर ये ऐसी ही रही तो ये IMF का प्रोग्राम आप कह रहे हैं आखिरी होगा। आप बस फिर इंतजार कीजिए, IMF के ये नेथन पोर्टर साहब गाहे बगाहे आते रहेंगे, बरस बरस गुजर जाएंगे, जब तक हमारी आंखें नहीं खुलेंगी और हमें सामने नजर नहीं आएगा कि ये जो खाई हमारे सामने है ये हमने खुद बनाई हुई है, इसको पाटेंगे तो कुछ काम बनेगा। साकिब बशीर साहब, क्योंकि जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो ये दावा करती है कि जब नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे तो उन्होंने IMF को खैराबाद कह दिया था, ये तो फिर इमरान खान आए तो फिर दोबारा से हम मईशत में इस जगह पहुंच गए। तो मौजूदा जो पॉलिसीज़ हैं वो टाइम टपाव हैं कि किसी तरह हमारे साल गुजर जाएं जितनी साल हम हुकूमत में हैं, या ठीक है स्लो एंड स्टडी बट वी विल विन द रेस? नहीं, इसका जो जब हमारी जमहूरियत मजबूत होगी, हुकूमतें एक कंटिन्यूटी होगी जमहूरियत में, और जो जमहूरी हुकूमत होगी वो अपने 5 साल पूरे करेगी, तो मेरा ख्याल है उसके असरात हमें जो है वो माशी लिहाज से नज़र आएंगे। और अगर ये पूरे नहीं करेंगे और उनके जो है वो हर्डल्स आएंगी या उनकी जो मैंडेट है उस पर सवालात होंगे, तो ये सारी चीज़ें इसके साथ मिली हुई हैं। तो इस किस्म की सिचुएशन है, फिर जो मईशत है वो ग्रो नहीं करेगी। 2000 जब हम बात करते हैं 2008 से 13 कोई आइडियल सिचुएशन नहीं थी। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। इस्लाम एक ऐसा मज़हब जो कि अमन की दावत देता है और अमन फैलाता है, और जब ये आया तो उसके बाद लोगों को हकीकी मायने नज़र आए, ज़िंदगी के हकूक़ नज़र आए दूसरों के। लेकिन इसको इस मौजूदा दौर के अंदर इस तरह पोर्ट्रेट कर दिया गया पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम के दुश्मनों की जानिब से कि इस्लामोफोबिया का एक कॉन्सेप्ट सामने आया और आज उसके ख़िलाफ़ आलमी दिन मनाया जा रहा है। नजम साकिब साहब, इस्लामोफोबिया जो कि पूरी दुनिया के अंदर जा रहा है, जब हम इस पर रिसर्च करते हैं पता लगता है कि लिटरेचर के अंदर इस मज़हब के ख़िलाफ़ इतनी किताबें लिखी जाती हैं लेकिन हक़ में वो काम नहीं हो रहा, जिसकी वजह से ये फैल रहा है। आपको क्या लगता है कि क्या वजह है? सबसे पहले तो अच्छी बात करते हैं सर। अच्छी बात यह है कि आज 15 मार्च है और जनरल असम्बली के जो करारदाद मंजूर हुई थी उसमें पाकिस्तान ने इस्लामोफोबिया के लिए जो कि किया कि इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ जो कोशिशें हैं उसका एक आलमी दिन जो है मुकर्रर होना चाहिए। तो OIC और उसके बाद पाकिस्तान ने इसको लीड किया और आज से 3 साल पहले यानी जनरल असम्बली में ये करारदाद होती है मंजूर कि जी 15 मार्च को ये आलमी दिन मनाया जाएगा। ये तो हो गई अच्छी बात। इसकी डेवलपमेंट ये है कि चंद दिनों के बाद जो सेक्रेटरी जनरल हैं यूनाइटेड नेशंस के, उन्होंने अपना एक ऑनवॉय, एक तरह का सफ़ीर जो है वो मुकर्रर करना है जो कि मुसलमान ममालिक के रिप्रेजेंटेटिव सुफरा के साथ मिल के तो आइंदा का लाहे अमल बनाएंगे और ये बताएंगे कि इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ किस किस तरीके से कौन कौन से इक़दामात लिए जा सकते हैं। ये तो हो गई अच्छी बात। अब आते हैं ज़रा मुश्किल सूरत हाल की तरफ। मुझे ये बताइएगा कि ये मुसलमान ममालिक ही क्यों मुसीबत में पड़े रहते हैं हर वक्त? बर्क गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर क्यों?
इसका जवाब मैंने खुद ढूंढना है। सर आपने ये बात की ना, उधर से मुझे ये याद आया कि देखें क्या वजह है कि अगर 100 मुल्क यानी हैं जिनमें प्रॉब्लम चल रही है, तो उसमें 99 मुल्क जो हैं 99 वो मुसलमान हैं। दूसरा सवाल ये है कि क्या इस्लाम बहैसियत मजहब के जो आपके जितने भी हैं यानी 53, 54, 56 आपके जो मुसलमान ममालिक हैं, क्या उनके लिए यकजहत होने के लिए इस्लाम जो है वो वाकई सारे कहते हैं कि हाँ जी ये है? यहां पे मैं आपको एक डिस्टिंक्शन करना चाहूंगा। सर देखिए, इस्लाम में किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, और ये वो मजहब है जो कि यूरोप में और अमेरिका में और नॉर्थ अमेरिका में सबसे ज्यादा पॉपुलर है, मकबूल हो रहा है, लोग धड़ाधड़ मुसलमान हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। मसला इस्लाम के साथ नहीं है, मसला मुसलमानों के साथ है। इसीलिए मैं कहा करता हूं कि ये जो कहते हैं ना इस्लामिक स्टेट्स नहीं है, ये मुसलमान स्टेट्स हैं, और अगर मुसलमान स्टेट्स हैं तो मुसलमानों में तो गड़बड़ हो सकती है। इस्लाम को बीच में ये मिक्स किया है, और ये है आपकी वो साजिशी थ्योरी कि अगर एक मुसलमान कोई काम गलत करता है तो कहा जाता है जी कि इस्लाम खुद यानी खुदा न खास्ता ये नाउजुबिल्ला इस्लाम में कोई खामी है। भाई मुसलमान को करें ना कि इस फलाने मुसलमान ने, जिस तरह अगर आप दूसरी तरफ देखें तो कोई क्रिश्चियन है, कोई ज्यू है, वो अगर कोई यानी करता है, एक बच्चा जाता है स्कूल में अमेरिका में और तर गोलियां चलाता है, 150 बच्चों को मार देता है, उधर तो ये नहीं होता कि जी क्रिश्चियनिटी कर रही है। बिल्कुल ऐसे। उधर तो होता है जी कि डीरेल्ड था, इसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से, डिवोर्स पेरेंट्स से वगैरह वगैरह। तो इसमें हमने खुद भी देखना है कि हमने इस्लामोफोबिया जो एक पैदा हो चुका है, बजाय इसके कि कहें कि जी क्यों हो गया, ये है हम ये देखें हमने इस सिलसिले में क्या करना है। और बॉटम लाइन इस वक्त की बात की ये करूंगा कि मैंने सिर्फ एक काम करना है, मैंने सही मुसलमान बनना है। ठीक है, और मैं जब सही मुसलमान बन जाऊंगा तो उसके बाद अक्सर मसाइल हल हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। पीजे मीर साहब, मुख्तसर मैं जानना चाहूंगा कि ये क्योंकि दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं होता, तो क्यों फिर ये इस मजहब पर, एक खास स्पेसिफिक मजहब पर इसको टैग कर दिया जाता है? ये इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे अंदर इग्नोरेंस है। आपकी मेरी पख्तून, बलोच, सिंधी, सारों की अपनी अपने डायलेक्ट्स हैं। हमारा मजहब आया है अरब जबान के अंदर, अरबी जबान के अंदर। लोगों को कोई समझ नहीं है, ये सूरतें पढ़ लेते हैं और कहते हैं कि बड़े नेक बन गए। इनको पता ही नहीं है, कईयों को, मिसालों को समझते नहीं है। वो खलील जिब्रान का है ना, वो एक उसकी कहावत है कि विजडम इज नॉट इन वर्ड्स, इट इज द मीनिंग विद इन वर्ड्स। तो जब तक आप माने नहीं समझेंगे किसी चीज के, तो फिर आप जर्मन पढ़ रहे हैं या इटालियन पढ़ रहे हैं। बात यह है कि हमने मजहब की हर किस्म के आपकी एक इंटरप्रिटेशन रखती हुई है। आज अभी जब ये शुरू किया ये सब्जेक्ट, ये क्यों है कि इस्लामोफोबिया आ गया है? क्योंकि उन्होंने अंग्रेजी के अंदर या फ्रेंच के अंदर या दूसरी जबानों के अंदर बताया है कि इस्लाम ये है जी। हमने बताया है इनको अंग्रेजी के अंदर, हमने इनको बताया है फ्रेंच या किसी और जबान के अंदर कि इस्लाम तो एक्चुअली ये है। देखो, जब हम इनको नहीं ब्रीफ करेंगे, बताएंगे नहीं, तो आप कैसे इनको पता चलेगा? ये बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। आपके जो अक्लमंद लोग हैं, उन्होंने अंग्रेजी ट्रांसलेशंस किए हैं, और वो मोहम्मद ड्यूक पिकथॉल के हैं, कई और के हैं, उनकी ट्रांसलेशन लोग पढ़ते हैं एंड देन दे कन्वर्ट देमसेल्व्स। हमारा मजहब किस चीज पे? नियत पे। तो और नियत कहाँ आती है? जहाँ अमल और अमाल हो। ठीक। तो जब आपको पता ही नहीं है कि आप किस पे अमल कर रहे हैं, तो आपके अमाल कहाँ से आएंगे? तो ये जो दहशतगर्द हैं, ये खेलते हैं लोगों के जज्बात के ऊपर। वो लोग हैं कि जो कि मैं इनका वो एक बंदे ने बड़ा अच्छा इनका नाम रखा था, ऑब्सक्यूरेंटिस्ट्स। ये वो लोग हैं, और इनको जब तक मैंने तो ये जब गया था इमरान, मैंने इसको कहा था, मैंने कहा देख बात सुन, तू जा रहा है, खुदा के लिए अमेरिकनों से पैसे ना मांग, अगर तूने मांगने हैं तो मदरसों को अपग्रेड कराओ। कहता है गुड आइडिया। मैंने कहा यार, इनको तू अपग्रेड करा देगा, हमारी पॉपुलेशन यहाँ से निकली हुई है, इनको अकल आएगी, इनको समझ आएगी, ये इंडॉक्ट्रिन नहीं होंगे। बिल्कुल, हमें वो चीज एक चेंज करने की जरूरत है, हमें रिवायती तरीकों से हटकर उन तरीकों पर जाने की जरूरत है। साकिब बशीर साहब, किन चीजों की जरूरत है ओवरकम करने के लिए मुख्तसर?
नहीं, ज़रूरत तो यही है ना कि जो इस्लामोफोबिया या इस्लाम पर या इस्लाम के ख़िलाफ़ जो बात की जाती है या हर किस्म की जो भी शिद्दत पसंदी या दहशतगर्दी दुनिया भर में होती है उसको इस्लाम के साथ जोड़ दिया जाता है, तो उसको एक तो एड्रेस करने या जो इस्लाम का एक्चुअल जो पैगाम है उसको दुनिया के सामने रखने की ज़रूरत है। रखा भी जाता है, दुनिया को मालूम भी है, लेकिन इस हवाले से ये एक चीज़ तय है कि दुनिया एक मुनाफिकत की नज़र से बज़ाहिर जो है वो देखती है कि आप वही बात जो नजम साकिब साहब कर रहे थे कि एक कोई भी इवेंट होता है, कोई दहशत गर्दी का वाक़या होता है, तो अगर वो क्रिश्चियन हो या किसी और मज़हब से हो तो उसको तो वो इंडिविजुअल उसका एक्ट कहा जाता है, लेकिन वो कोई वाक़या हो जिसमें कोई मुसलमान इनफरादी हैसियत में उसका एक्ट हो तो उसको इस्लाम से जोड़ दिया जाता है। तो ये मुनाफिकाना रवैया जो वो ख़त्म करना चाहिए। और ये जो 15 मार्च का दिन है, 15 मार्च 2022 को ये रखा गया, तो मेरे ख्याल में ये एक अच्छी एफर्ट थी पाकिस्तान की। उस वक्त पीटीआई की गवर्नमेंट थी, 2020 में इमरान खान वहाँ पर गए थे, उन्होंने स्पीच की थी, उसके बाद फिर यूएन ने 15 मार्च 2022 का ये दिन रखा। कम से कम इस दिन को जो मुसलमानों की सतह पर इस चीज़ को इस तरह उजागर किया जाना चाहिए ताकि जिस किस्म के इल्ज़ामात हम पे आते हैं उनको रोका जा सके। ठीक है, बीजेपी साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैं आई जस्ट वांट टू ऐड, हमारे मीडिया को भी थोड़ी सी अकल आनी चाहिए कि अगर एक कोई चोर या कातिल या किसी को पकड़ते हो, ये मत कहो कि ये पीएमएलएन का है, पीटीआई का है या पीपल्स पार्टी। अ चोर, क्रिमिनल इज अ क्रिमिनल, हम उसको लेबल लगा देते हैं ये इस पार्टी का है। और भाई पार्टी इज अ सेपरेट थिंग। आपने इंडिविजुअल को पकड़ना है, जिस तरह हम बात कर रहे हैं, इस्लाम की बात कर रहे हैं, ये इंडिविजुअल एक्ट है, पार्टी का एक्ट नहीं होता ये। ठीक, नजम साकिब साहब आज के सवाल। एक ज़रूरी सवाल और एक गैर ज़रूरी सवाल। पहले ज़रूरी सवाल, खबर मिली है कि ग्रीन कार्ड होल्डर्स को अमेरिका से निकाला जा सकता है। ठीक है। ज़रूरी सवाल यह है कि वो तमाम पाकिस्तानी जो बड़े फ़ख्र से बताते थे कि उनके पास अमेरिका का ग्रीन कार्ड है, वापस आएंगे तो पाकिस्तान के ग्रीन इनिशिएटिव प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे कि नहीं लेंगे? ठीक है। आज का गैर ज़रूरी सवाल, खबर मिली है कि काबीना में मज़ीद तोसी हुई है और एक साहब को वफाकी वज़ीर बराए तख़फ़ीफ़ गुर्बत, वफाकी वज़ीर बराए तख़फ़ीफ़ गुर्बत बनाया गया है। गैर ज़रूरी सवाल यह है कि किसकी गुर्बत में कमी होगी, मुतल्लका मिनिस्ट्री की या अवामुन्नास की? राइट। हमारे नाज़रीन सोशल मीडिया पर अपने फीडबैक से आगाह करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।